हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा छठवा वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इसे बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी कहा जाता है। और ये प्रोग्राम में ऐसा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बिना आपका प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका प्रयोग आप प्रत्येक प्रोग्राम में लगभग करेंगे ही 100% या 99.9% भी आप कह सकते हैं। बिना इसके आप फंक्शन बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लेकिन आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे आपको इन दो फंक्शंस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आज मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। और चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन जो है, इसमें से एक बेसिक आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ, और इनपुट फंक्शन जो है उसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट फंक्शन। और फॉर्मेटेड आउटपुट भी कहा जाता है इन्हें। किसी किसी सिलेबस में आपको फॉर्मेटेड आउटपुट लिखा हुआ दिखेगा। तो प्रोग्राम में हम एक हेडर फाइल का इंक्लूजन करते हैं यहाँ पे stdio.h, और मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग एग्जीक्यूटेबल पार्ट का इंक्लूजन करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के दौरान हमने पिछली क्लासेस में सीखा था कि आप वेरिएबल को उनके नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। आज हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं a और b, और इनको कुछ मान दे देते हैं। a इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 5। थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंजेस देते हैं, b इज़ इक्वल टू 50 दे देते हैं ताकि इनको हम डिफरेंशिएट या इनमें अंतर कर सकें। तो शुरू करते हैं प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शन जो है, इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि प्रिंटफ फंक्शन की स्पेलिंग PRINTF, जिसमें से F का मतलब आप फॉर्मेट कह सकते हैं, और इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसे मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के बाद जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसे डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। तो इसे भी लिख देते हैं हम। ये जो है ये डबल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क्स दो है इसलिए मार्क्स हो जाएगा। और पैरेंथेसिस जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, डबल कोटेशन मार्क जो है वो इस प्रकार से। तो बेसिक सिंटैक्स जो है, इसमें प्रिंटफ फंक्शन होता है, फिर पैरेंथेसिस, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर से पैरेंथेसिस से बंद किया जाता है, और अंत में एक सेमीकोलन। तो ये एक बेसिक आउटपुट फंक्शन है जिसके द्वारा हम आउटपुट लिखेंगे। तो यदि आप केवल इतना ही लिख के अपने प्रोग्राम को कंपाइल करें, और इसका नाम हम रख देते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट डॉट सी, bio.c, काफ़ी बढ़िया नाम हो गया। और इसे रन करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। और फर्स्ट एग्जांपल लेने के लिए हमने पहले सैम्पल प्रोग्राम एक बनाया था जिसमें हमने लिखा था मुझे याद नहीं हमने क्या लिखा था, बट आप यहाँ पे कोई भी एक मैसेज दे सकते हैं, वेलकम टू माय प्रोग्राम। और जब आप इसे रन करते हैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर में, तो ये वेलकम टू माय प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप प्रिंटफ फंक्शन में किसी मैसेज को प्रिंट कैसे किया जाता है ये आपने सीख लिया। जी हाँ, ये बिल्कुल आसान था। इसी तरीके से आप प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा केवल दो तरीके और हैं जिसके द्वारा प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक होता है प्रिंटफ, और यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है वो आप लिखेंगे। मैसेज के साथ में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसे मॉड ऑपरेटर कहा जाता है, और इसके साथ में आपका रहेगा टाइप स्पेसिफायर, और इसके बाद में कॉमा और वेरिएबल की लिस्ट, जो भी आपके वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल किए हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो ये चूँकि एक उदाहरण समझने के लिए एक लाइन हमने लिखी है, इसे मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और पुनः एक बार प्रिंटफ फंक्शन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू मॉड d, तो वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू तक और स्पेस तक जो है ये आपका मैसेज हो गया। और ये जो mod d है ये टाइप स्पेसिफायर है। टाइप स्पेसिफायर क्या होता है,
ये आपको इस लेक्चर के अंत में बताऊंगा। और यहाँ पे आप कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद में चूँकि आप ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू दे सकते हैं, कितनी है 5 है, तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे तो ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं वेलकम टू माई प्रोग्राम, ये पहले लिखा हुआ है वेलकम टू माई प्रोग्राम, और वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 लिखा है। तो ए की वैल्यू को इस टाइप स्पेसिफायर के द्वारा प्रिंट किया जा रहा है। तो अंत में जाने के पहले ही टाइप स्पेसिफायर को समझने के लिए चलिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। मैं इस कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ आपको टाइप स्पेसिफायर होता क्या है। देखिए, टाइप स्पेसिफायर जो है वो किसी भी वेरिएबल का टाइप को स्पेसिफाई करता है, और इसका मैं डिटेल लेक्चर जो है वो किसी आने वाले लेक्चर्स में लूँगा। फ़िलहाल के लिए आप केवल 3 टाइप स्पेसिफायर को समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले जो है वो मॉड डी है, जो इंटीजर प्रकार की वैल्यू को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप समझिए मॉड एफ, इसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए और साथ ही साथ डबल डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तीसरा है मॉड सी, इसे हम कैरेक्टर प्रकार के डेटा टाइप को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये टाइप स्पेसिफायर का यहाँ पे एक छोटा सा परिचय है, इसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रिंटएफ के लेक्चर में कि प्रिंटएफ फंक्शन जो है इसमें केवल एक मैसेज लिखा जाता है। दूसरा इसका सिंटैक्स है, या तो आप मैसेज के साथ साथ वेरिएबल भी लिखते हैं, और तीसरा और अंतिम इसका जो प्रकार है वो है प्रिंटएफ। और यदि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लिखने हैं, जैसे आप मॉड डी लिखें 2 बार, तो देखिए पहला मॉड डी जो है वो पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि ए, और दूसरा जो मॉडिफायर जो दूसरा टाइप स्पेसिफायर है वो दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास में दूसरा वेरिएबल है बी। और प्रिंट करने से पहले हम ऊपर के सभी मैसेजेस को क्लियर कर देते हैं और इसे कंपाइल करते हैं। ये CLR जो है ये स्टार्टिंग में ही आता है, तो इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसे बाद में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं भी एक /n लगा रहा हूँ, इससे एक नई लाइन में ये आउटपुट जो है वो प्रिंट होने वाला है। तो आप इसे कंपाइल करेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि पहला जो a की वैल्यू है वो 5 प्रिंट हुई है और b की जो वैल्यू है वो 50 प्रिंट हो गई है। तो एक बार रिवीजन, पहला था हमारा सिर्फ मैसेज, दूसरा है मैसेज के साथ में वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरा है मल्टीपल वेरिएबल्स। चौथा भी अगर आपको प्रकार बनाना हो तो आप इस प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले लिखेंगे प्रिंटएफ के बाद में वैल्यू ऑफ a इज़ मॉड d एंड वैल्यू ऑफ p इज़ मॉड d। देखिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, a की, तो हम सबसे पहले कॉमा के बाद क्या लिखेंगे a, फिर कॉमा b की वैल्यू प्रिंट करें तो फिर लिखेंगे b। तो इस प्रकार से a और b की जो वैल्यू है वो इस लाइन के साथ साथ वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 50 प्रिंट होने वाला है। तो इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 50। तो इतना ही आसान है प्रिंटएफ फंक्शन को समझना, और ये जो है आपके स्क्रीन पर वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक कमेंट सेक्शन पर डाल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ और भी चीज़ें बतानी हैं जो सवाल जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये बन गया कमेंट, और यहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंटएफ और %4d और यहाँ पे a। देखिए यहाँ पे मैंने d के पहले कुछ लगाया है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है 4। इससे होता क्या है देखते हैं। पहले आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ फिर समझाऊंगा। देखिए ये जो a की वैल्यू है स्क्रीन से थोड़ा सा आगे प्रिंट हुई है 5, ठीक है। इसे और समझने के पहले मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब देखिए आउटपुट क्या हुआ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा आगे सरक गया। इसका मतलब यही है कि इस स्क्रीन पे जितने भी कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी प्रकार से ये 10वां, तो 10 कॉलम जो है वो फ्री हो गया। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंटएफ फंक्शन के साथ यदि आप ब्लैंक स्पेसेस देना चाहते हैं, उन जगह को खाली रखना चाहते हैं जिसे लीडिंग ब्लैंक्स कहा जाता है, तो आप इस 4 या 10 का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10 जो है या 4 जो है डी के हमेशा पहले आएगा। यदि आप इसे बाद में लगा देंगे तो क्या होगा, बाद में लगा देंगे तो मॉड डी जो है
वो ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और 10 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो एक मैसेज बन जाएगा। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है 5, उसके बाद क्या प्रिंट हो गया है 10, तो ये 510 जैसा दिखाई दे रहा है। तो बहुत सावधानी से ध्यान रखिए कि आपको यदि लीडिंग ब्लैंक्स अर्थात ब्लैंक स्पेसेस चाहिए तो आप पहले क्या लिख दीजिए, कोई भी एक वैल्यू डाल दीजिए जितनी स्पेसेस आपको चाहिए। ऐसा हम कभी कभी प्रोग्राम में करते हैं और हमें असाइनमेंट में ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं, और कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि यदि ऐसा लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। और कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि यदि आपको लीडिंग स्पेसेस देने हैं, ब्लैंक स्पेसेस देने हैं, तो आप किस प्रकार से उसे पूर्ण करेंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब जो है वो इस प्रकार से है। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम में 5 प्रकार के प्रिंटफ फंक्शन देखे। पहला ये, दूसरा ये मैसेज के साथ में आपको वेरिएबल देना, तीसरा जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स जो है, यहाँ पे 2 वेरिएबल जैसे आपने दिया है तो आप 3, 4, 5 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने चौथा देखा कि मैसेज के साथ में मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करना, और अंत में हमने देखा कि हम लीडिंग स्पेसेस को कैसे दे सकते हैं या ब्लैंक स्पेसेस को कैसे दे सकते हैं किसी वेरिएबल के साथ। क्या हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स का प्रयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे मॉड 5D और कॉमा करके लिख देंगे अगला वेरिएबल। तो देखिए 15 स्पेसेस के बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी और 5 स्पेसेस के बाद बी की वैल्यू प्रिंट होगी। इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 15 स्पेसेस है। आप काउंट कर सकते हैं पॉज करके, और उसके बाद में 16वें पे प्रिंट हुआ है 5, फिर से गिनिए 1, 2, 3 और 5वें पे प्रिंट हुआ है 50। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम की मैं समाप्ति करता हूँ। तो टाइप स्पेसिफायर हमने प्रिंटफ में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, या यदि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया था तो यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए टाइप स्पेसिफायर जो है वो सी लैंग्वेज में ये बताता है कि किस प्रकार के डेटा टाइप का हमने प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन में इस्तेमाल किया है। तो चूँकि अभी हम स्कैनफ फंक्शन को इसके बाद पढ़ने वाले हैं तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टाइप स्पेसिफायर हम क्यों पढ़ते हैं। तो टाइप स्पेसिफायर की लिस्ट हमने बनाई थी पिछले प्रोग्राम में, मॉड डी, मॉड सी और मॉड एफ। इनके सीक्वेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मैंने आपके आसानी के लिए क्या किया है कि इनकी एक लिस्ट जो है मैंने codeforwin.org से डाउनलोड की है। आप यहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। इसमें लगभग जितने सी प्रोग्रामिंग में टाइप स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं। ये इनका डिस्क्रिप्शन है और कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड सी। मॉड सी का प्रयोग हम करते हैं कैरेक्टर के लिए। इसे कैरेक्टर या अनसाइंड कैर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है मॉड डी। मॉड डी में आप साइंड इंटीजर या शॉर्ट, अनसाइंड, इंट और इंटीजर या लॉन्ग, ये चारों के लिए आप केवल मॉड डी का प्रयोग करेंगे। मॉड डी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, और मैंने ये टेम्पलेट जैसा एक कॉपी करके रखा है तैयारी आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं और फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं f = 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, और प्रिंट f हम यहाँ पे %f तो हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको भी एक बार लेकिन रिपीट कर लेते हैं कि इसमें आउटपुट क्या आ रहा है। प्रोग्राम सेव करने के लिए ts.c रख देते हैं इसका नाम, और रन करके देखेंगे कि ये दशमलव के केवल 6 संख्याओं तक आपको आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ पे हमने दिया है 2342 और काफ़ी लंबा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट जो है केवल दशमलव के 6 अंकों तक दिखाई दे रहा है। तो यदि आप यहाँ पे मॉड f की जगह लिखेंगे मॉड e, तब क्या होता है ये हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3.2234234 e⁻+000। इसका मतलब ये है कि इसके बाद यदि ये काफ़ी बड़ा नंबर होता तब यहाँ पे साइंटिफिकली आप यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दीजिए जो काफ़ी बड़ा हो, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है का मतलब ये है कि 3 के बाद 11 ज़ीरोज़ हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कि मॉड ई का प्रयोग हम क्यों करते हैं। इसके स्थान पर आप मॉड कैपिटल ई या मॉड ई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड एफ जो है वो हम केवल फ्लोट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दशमलव की 6 संख्याओं तक प्रिंट करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप क्या करेंगे यदि आपको दशमलव के 6 स्थानों तक नहीं बल्कि
लिमिटेड, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, 3.1 2 3 4 5 6 यदि आपको प्रिंट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये केवल प्रिंट करे 3.123 तक, तब आप क्या करेंगे? तो जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में देखा था, मॉड डी के साथ आप मॉड 4D लिखते हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये 0 जो है ये दशमलव के पहले की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आप हमेशा 0 ही लिखेंगे। और यदि आप 4 लिख देंगे तो ये लीडिंग ब्लैंक स्पेसेस जो है उसको फिल कर देगा, मतलब आपको ब्लैंक स्पेसेस मिल जाएंगे। तो पहले आप इसे 0 से समझ लीजिए, फिर आपको मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे के चेंज करके बताऊंगा। तो यदि आपको दशमलव के बाद 3 संख्याओं को देखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। आउटपुट देखते हैं इसका, तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 जो है केवल इतना ही प्रिंट हुआ है। उसी प्रकार अब इस 0 को चेंज करते हैं, यदि हम यहाँ पे लिख देंगे 5, तो ये इस 3 को प्रिंट करने के लिए 5 स्पेसेस की जगह कुछ इस तरीके से लेगा, देखिए। और इसको और बढ़ाते हैं, जैसे 15 करते हैं, 1 5, सेव, कंपाइल और रन। तो देखिए ये आपको यहाँ पे जो लीडिंग ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, ये 15वें स्थान से प्रिंट करना शुरू किया है। पिछली बार आउटपुट इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने इसे कंपाइल नहीं किया था। कंपाइल करना इज़ मस्ट। इसे क्लोज करते हैं सारी विंडोज़ को, और यहाँ पे केवल 5 देके पहले इसे कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। तो देखेंगे आप ये क्या लिखा है यहाँ पे 3.123, मतलब 5 स्पेसेस में आपके सारे आउटपुट प्रिंट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेगा। अन्यथा यदि आपको और ज़्यादा स्पेसेस चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस, तो आप यहाँ पे उससे ज़्यादा नंबर से ज़्यादा बड़ा आप यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। और यदि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे 0 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 0.10F लिख देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 तो एज़ इट इज़ रहेगा, बट इसके बाद 4 ज़ीरोज़ भी प्रिंट हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0013। ये 0013 जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है, तो इसलिए 13 लिखने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लेक्चर के बीच का एक ऑप्शन था कि मॉड C, मॉड D, मॉड E और मॉड F में आप टाइप स्पेसिफायर के साथ साथ डिजिट्स को प्रिंट करने के तरीके कैसे बदल सकते हैं। उसी प्रकार ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप इस वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें मॉड C, मॉड D, मॉड E, मॉड F, और कभी कभी हम मॉड O का भी इस्तेमाल करते हैं ऑक्टल नंबर के लिए। इसके लिए आपको बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए कि ऑक्टल नंबर क्या होता है। और स्ट्रिंग के लिए हम S का इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो ये मॉड S लिखाएगा। और अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम मॉड U का इस्तेमाल करते हैं। और हेक्साडेसिमल के लिए मॉड X, और मॉड N का प्रयोग करता है कुछ भी प्रिंट नहीं करने के लिए। जैसे कि हम इसको करके देख लेते हैं। मॉड N यदि आपने लिख दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा? कुछ भी नहीं, ब्लैंक। तो यदि आपको आउटपुट ब्लैंक करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉड N फॉर नथिंग। तो इसी के साथ टाइप स्पेसिफायर टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टाइप स्पेसिफायर के बाद, वो है आपका एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? ये भी काफ़ी आसान सी चीज़ है। एस्केप सीक्वेंसेस की भी मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है इसके तुरंत बाद। ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं। इस एस्केप सीक्वेंसेस को हम बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब कभी हमें बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, देखिए इसका जो सोर्स है मैंने विकीपीडिया से लिया है, तो wikipedia.org में जाके आप सर्च करेंगे यदि एस्केप सीक्वेंसेस, तो आपको ये सेम टू सेम टेबल जो है प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग हम पहले एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे लर्न करेंगे। जैसे आपको कोई आउटपुट देख रहे हैं आप, और यहाँ पे आउटपुट जो है सेम लाइन पे आ रहा है। यदि ये आउटपुट आपको न्यू लाइन पे चाहिए तो आप एक बार /n टाइप कर देंगे, /n फॉर न्यू लाइन। देखिए मॉड n जो है वो फॉर नथिंग था, यहाँ पे n का मतलब है न्यू लाइन। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट बना के, /n इज़ फॉर न्यू लाइन। ओके, तो /n जो है आपकी न्यू लाइन के लिए प्रिंट होता है। तो आप देखेंगे ये जो आपका आउटपुट है एक नए लाइन, मतलब ये आपकी पहली लाइन जो है ब्लैंक है, ये न्यू लाइन पे आ रहा है। उसी प्रकार यदि आप /n 2 बार लिख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए 2 न्यू लाइन यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो ये बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? जब हम किसी फॉर्मेट को प्रिंट करते हैं उस समय काम आता है।
और ऐसे बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं जो अभी के लेटेस्ट कंपाइलर पे काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे /a पे लिखा हुआ है कि एक अलर्ट बजाता है, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये सपोर्ट ना करे, क्योंकि ये पुराने जो कंपाइलर्स होते थे टर्बो सी के, उस दौर के ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यदि करता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे कंप्यूटर सिस्टम में भी बीप की आवाज़ आई है, तो आप चाहें तो आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है वो है /b। तो आप सभी को पता है, यदि मैं यहाँ पे एक बार बैक स्पेस दबाऊँ तो ये s डिलीट हो गया, करेक्ट। फिर से देख लीजिए। उसी प्रकार आप यदि आउटपुट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे पूरा आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, पहले आउटपुट देख लेते हैं। ये 6 तक प्रिंट हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे /b लगा दूँ तो ये बैक स्पेस की तरह काम करेगा, मतलब जो आखिरी कैरेक्टर है उसे डिलीट कर देगा। तो एक बार रन करते हैं कंपाइल करके। देखिए यहाँ पे /b mod f लिखने के बाद ये नहीं हुआ। एक बार इसे फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये ड्यू टू कंपाइलर है इसका रीज़न। और ये आप यदि किसी कैरेक्टर वाले पे इस्तेमाल करें तो आई थिंक मच बेटर होगा। कैर c = a, और इस a को हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे mod c की सहायता से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं c। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए a लिखा हुआ है, a जो है डिलीट नहीं हुआ। तो आप किसी दूसरे कंपाइलर पे, जैसे कि ये वाले कंपाइलर पे आप ट्राई करके देखेंगे तो ये काम करेगा। तो वक्त की कमी नहीं है हमारे पास, यदि आपके पास हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये काम कैसे करता है। #include stdio.h, धैर्य रखिए, void main char c = a, और हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं printf /b mod c, वेरिएबल का नाम है c, दैट्स इट। इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आया, a आया अभी भी। इसका मतलब ये है कि /b जो है वो काम नहीं कर रहा है दोनों कंपाइलर्स में। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला है। और तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि /b जो है बैक स्पेस के लिए काम करता है। उसी प्रकार /e जो है ये एस्केप कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को एस्केप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। mod f जो है वो फॉर्मेटेड पेज ब्रेक करता है, मतलब पूरा का पूरा पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। /n हमने कर चुका है न्यू लाइन के लिए। /r जो है वो कैरेज रिटर्न के लिए। /t जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये टैब स्पेस के लिए काफ़ी आपके काम में आता है। /t लिखने से क्या होगा, जो भी कैरेक्टर प्रिंट होगा वो एक टैब स्पेस के बाद, जो टैब की होती है वो दबाने के बाद जो हमको जगह मिलती है उतनी जगह के बाद प्रिंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं a जो है वो एक टैब स्पेस के बाद प्रिंट हुआ है। तो यदि आप यहाँ पे 2 बार /t लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 बार टैब स्पेस आ गया यहाँ पे। और इसी प्रकार ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ये इसको हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस का दूसरा जो प्रयोग है वो ये है कि कई बार हमें प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ती है कि मुझे किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना नाम लिखना है अतहर हाशमी। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपली आप अतहर हाशमी लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमें वेरिएबल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अतहर हाशमी जो है वो प्रिंट हो गया। तब क्या करेंगे आप, जब आपको अतहर के पहले आपको डबल कोटेशन मार्क लिखना है। तो देखिए मैं डबल कोटेशन मार्क को यदि डायरेक्टली लगाऊं तो क्या होता है, यहाँ पे एरर आ गया बिफोर अतहर। ओके, तो आप एक्चुअली में डबल कोटेशन मार्क जो है वो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, आप इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसकी जगह पे / लगा देंगे, तो ये जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी यदि आपने लगाया हुआ है डबल कोटेशन मार्क, तो इसके पहले भी आप क्या लगाएंगे, /। तो अब आप देखेंगे कि ये जो नाम है ये डबल कोटेशन मार्क के साथ प्रिंट हो रहा है। उसी प्रकार ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि / भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यदि आपको / लिखना है आउटपुट स्क्रीन पर, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, डबल कोटेशन मार्क। अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ /, और उसके बाद हम इसे बंद कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, जो नाम के आगे पीछे के आगे यहाँ पे /। उसी प्रकार आप लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क साइन,
या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको प्रिंट करने का मन हो, आप उसे केवल इतना करना है कि आपको सबसे पहले लगाना है एक बैकस्लैश, और उसके बाद में जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर जो प्रिंट ना होता हो, जैसे आप माइनस प्रिंट करेंगे तो माइनस भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन माइनस प्रिंट करने के लिए आपको ब्लैक स्लैश लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए माइनस जो है वो डायरेक्टली प्रिंट होगा और स्लैश जो है वो बैक स्लैश की वजह से प्रिंट होगा। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे बैक स्लैश। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक। पहला हमने पढ़ा टाइप स्पेसिफायर, दूसरा हमने पढ़ा एस्केप सीक्वेंसेस। अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन जो है वो बेसिक इनपुट फंक्शन है, बेसिक इनपुट फंक्शन, या इसे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन भी कहा जाता है। स्कैन एफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस प्रकार का है कि स्कैन एफ आप लिखेंगे, पैरेंथेसिस रहेगा, डबल कोटेशन मार्क रहेगा, अंदर में आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, या आप इसे टाइप स्पेसिफायर भी कह सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे आप, और उसके बाद में कॉमा रहेगा। यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी कॉमा के बाद। प्रिंट एफ फंक्शन में आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के नाम के साथ या नाम के पहले आपको M% साइन लगाना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं हम? M%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M%। M% साइन जो है वो एड्रेस लेने का काम करता है किसी वेरिएबल का, क्योंकि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक मेमोरी स्पेस होती है जहाँ से एड्रेस को लेके आना रहता है। तो स्कैन एफ का काम ही होता है। देखिए स्कैन एफ का हम थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। स्कैन जो है उसका मतलब होता है स्कैनिंग करना, रीड करना, किसी चीज़ को पढ़ना, और एफ़ का मतलब हम जानते हैं पहले से, आप इसे एफ़ मतलब फॉर्मेट कह सकते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को रीड करते हैं तो आप किस प्रकार के डेटा टाइप को रीड कर रहे हैं और कौन से वेरिएबल से आप रीड कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। और उदाहरण के लिए आप लिखेंगे स्कैन एफ, जिस प्रकार का भी वेरिएबल हो, जैसे फ्लोट वेरिएबल है तो मॉड एफ, और जिस वेरिएबल पे आपको स्टोर कराना है तो पहले लिखेंगे M% और फिर लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम। यदि उसका नाम है VAR तो आप यहाँ पे लिख देंगे VAR। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं और अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट VAR। तो देखिए यहाँ पे VAR की पहले से कोई वैल्यू हमने नहीं दी है। यदि आप दे भी दें 9 तो ऑब्वियसली वैर की वैल्यू हो गई 9। पर क्या होगा जब हम स्कैन एफ करेंगे? स्कैन एफ जब हम करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं %f, वेरिएबल का नाम है VAR। और इसी चीज़ को देखिए सेम टू सेम लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे VAR की वैल्यू जो है वो 9 प्रिंट होगी, और यहाँ पे जो भी हम आउटपुट कंसोल, मतलब कंसोल आउटपुट पे जाकर हम कंसोल में जो भी इनपुट वैल्यू देंगे वेरिएबल के लिए, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। तो चलिए कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ 9। अब ये कर्सर जो है ये हमारे इनपुट के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 78.9, तो ये वैल्यू जो है ये प्रिंट हो गई 78.9000002। तो दैट्स इट फॉर स्कैन एफ। तो ये स्कैन एफ फंक्शन जो है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बहुत आसान सी बात है। यदि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को स्कैन करना चाहते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को आप रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लोट वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लीजिए, और डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रिंट एफ में आप एक वेरिएबल को स्कैन करते थे, प्रिंट करते थे, उसी प्रकार से भी स्कैन एफ में मल्टीपल वेरिएबल्स को स्कैन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 बार मॉड एफ, फिर आप उसका सीक्वेंस में लिखते जाएंगे M% वेरिएबल 2 और M% वेरिएबल 3। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहले वेरिएबल 1 के लिए वैल्यू लेगा, फिर इंतज़ार करेगा वेरिएबल 2 के लिए, और अंत में इंतज़ार करेगा वेरिएबल 3 के लिए। तो रन करने के दौरान मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा। देखिए हम इसे रन कर रहे हैं, ये पहली वैल्यू के लिए इंतज़ार कर रहा है, हमने दिया 7, दूसरी वैल्यू के लिए इंतज़ार कर रहा है, हमने दिया 9, और तीसरी के लिए इंतज़ार कर रहा है 9। प्रिंट हमने केवल पहले वेरिएबल को किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एफ वेरिएबल, तो ये इसने केवल पहले ही वेरिएबल को प्रिंट किया है। दूसरी बात ये, इनपुट देने के दौरान आप एक सावधानी बरतेंगे। देखिए क्या होगा यदि आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर दे देंगे। मैंने यहाँ पे J टाइप किया है और मैं एंटर दबा रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने J दबा के एंटर किया, ये बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर दिया। वजह इसकी क्या है, आपने फिर से एक गार्बेज इनपुट दे दिया। तो गार्बेज इनपुट देने से
प्रोग्राम का इनकरेक्टली टर्मिनेशन हो गया, मतलब प्रोग्राम अपरिहार्य कारणों से इंटरप्ट हो गया, बाधित हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस प्रकार का आप डेटा टाइप रीड करने वाले हैं उसी प्रकार का डेटा टाइप आप यहाँ पे देंगे, अन्यथा ये प्रोग्राम जो है इंटरप्ट हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे हम प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन को समझने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इंटीजर आई एंड यहाँ पे लिखते हैं var, फ्लोट लेते हैं हम लोग फ्लोट वेर, और प्रिंटफ एक मैसेज देते हैं हम लोग कि कृपया 2 वेरिएबल्स इनपुट कीजिए। आप ऐसा बिल्कुल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इंग्लिश में लिखें, प्लीज़ इनपुट 2 वेरिएबल्स। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए। और स्कैनफ यहाँ पे लिखेंगे हम %d, ये होगा वैर के लिए, फिर लिखेंगे %f, ये होगा फ्लोट के लिए, और उसके बाद में आएगा m%, पहले वेरिएबल का नाम var, फिर आएगा m% फ्लोट var, फिर आप अंत में लगा देंगे सेमीकोलन। printf, यहाँ पे आप एक मैसेज देंगे जो आउटपुट मैसेज आएगा इनपुट देने के बाद कि आपने वैर के लिए ये वैल्यू इनपुट की, और वो वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू लिख दीजिए %d, तथा आपने फ्लोट वैर के लिए ये वैल्यू दी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए %f, और कॉमा करके आपको सीक्वेंस नहीं भूलना है। सबसे पहले mod d जो है वो है वैर के लिए, और कॉमा फ्लोट वैर जो है वो है आपका दूसरा वेरिएबल। तो आप इसे कंपाइल करिए और रन करिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ दीजिए। पहला वैल्यू आप दे रहे हैं 5, दूसरा वैल्यू दे रहे हैं आप 6.7। आप 6 भी दे सकते हैं, उससे कोई एरर नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखिए कि ये दोनों वैल्यू जो है न्यूमेरिक होनी चाहिए। इस पर और भी चर्चा करेंगे जब हम डेटा टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेटा टाइप का परिवर्तन एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। तो देख सकते हैं आप कि आपने वैर के लिए ये वैल्यू इनपुट की, तो 5 हमने दी थी पहले वेरिएबल के लिए, तथा आपने फ्लोट वैर के लिए ये वैल्यू दी, यहाँ पे लिखा है 6.77 एंड 00। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर में काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है लेक्चर के दौरान, तो कृपया करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे कमेंट सेक्शन पर लिख दें, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों में फैला दें, ताकि सभी को ये नॉलेज जो है वो मिल सके। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिए, और थैंक यू वेरी मच।